ये कहानी है भविष्य की, जब हम इंसान बिल्कुल आज की ही तरह रहते हैं। हमने साइंस की दुनिया में कोई भी ज्यादा तरक्की नहीं की है, यहाँ तक कि आज भी हम इंसानों को कैंसर का इलाज नहीं मिला। लेकिन फिर डॉक्टर विल नाम के एक साइंटिस्ट पूरी इंसानी जाति का तख्ता पलट कर देता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस को मिलाकर नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से वो सब भी कर सकता है जो कि कभी किसी इंसान ने नहीं सोचा था। इंसान के बूढ़े होने और मरने की वजह हमारे बॉडी के सेल्स का डेड होना होता है, लेकिन वो ऐसा तरीका खोज निकालता है कि अब इंसानों के डेड सेल्स को वो अपने डिजिटल फॉर्म से भी रीजनरेट कर सकता है। साथ ही पूरी पृथ्वी को फिर से सुनहरा हरा भरा बनाने का भी प्रयास करता है। लेकिन इंसानों की एक खासियत रही है कि जो चीज उनके समझ नहीं आती, जो चीज उनके सोच के परे होती है, तो वो उस चीज को जाने उस चीज को खतरा मानकर उसे खत्म करने पे तुल जाते हैं, जिससे इंसानी जाति हमेशा एडवांसमेंट से वंचित रह जाती है। यही सब इंटरेस्टिंग कहानी है आज की हमारी इस मूवी की। वीडियो को पूरा देखें तभी जाकर आपको इस मूवी की कहानी समझ आएगी, क्योंकि इस मूवी की एंडिंग आज भी 80% लोग नहीं समझ पाए। कहानी की शुरुआत में मैक्स नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक बंजर पड़े घर में कुछ छानबीन कर रहा है। यहाँ पर हर एक चीज तबाह हुई पड़ी है। जब वो बाहर गार्डन में जाता है तो उसे वहाँ पर सनफ्लावर्स का पौधा दिखता है। वो सनफ्लावर को बड़े गौर से नोटिस करता है, जिससे पानी की बूंद नीचे टपक जाती है। और अब हमें 5 साल पहले के समय को दिखाया जाता है। ये सीन इस मूवी का एंडिंग सीन होता है, लेकिन इसी सीन में इस मूवी का क्लाइमेक्स छिपा हुआ है। अब 5 साल पहले के समय में हमें डॉक्टर विल कार्टर और उसकी पत्नी इवेलिन कार्टर को दिखाया जाता है। ये दोनों पति पत्नी साइंटिस्ट होते हैं और इनका मकसद होता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मर्ज करना, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारी कॉन्शियसनेस काम कैसे करती है। विल अभी अपने गार्डन के चारों ओर कॉपर फेंस को तैयार कर रहा है ताकि वो अपनी पत्नी इवेलिन के साथ बिना किसी भारी दुनिया के इंटरेक्शन के समय बिता पाए। अब इसके बाद विल और इवेलिन एक शो के लिए तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी उनके आर्टिफिशियल प्रोग्राम के बारे में जानेगी। अब मैक्स भी इवेलिन और विल को ज्वाइन कर लेता है। स्टेज पे जाके इवेलिन सबको बताती है कि उसका मात्र एक सपना है कि पूरी दुनिया से उसे पॉल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को हटाना है, ताकि पृथ्वी फिर से पहले की जैसी हरी भरी हो सके। और ये सब वो अपने बनाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही कर सकते हैं। अब इवेलिन के बाद डॉक्टर विल स्टेज में आता है और हम देखते हैं कि विल के शो में आज की दुनिया के वैज्ञानिक और बिजनेसमैन इलोन मस्क भी आया हुआ है। डॉक्टर विल बताता है कि कोई भी इंसान अपने दिमाग का आज तक 100% यूज नहीं कर पाया, लेकिन क्या हो अगर हमने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एआई से मर्ज कर दिया, तो फिर हम इंसान अपने दिमाग को पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। विल यहाँ पे बताता है कि आज तक कोई भी कॉन्शियसनेस को समझ नहीं पाया कि ये कैसे काम करती है, और न ही वो यूनिवर्स को पूरी तरह समझ पाए हैं। लेकिन एआई की मदद से अब पूरे राज खुल जाएंगे। वो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी दुनिया को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, यानी कि इंसान अब एक भगवान की तरह हो जाएगा, जिसके हाथों में सब चीजों का कंट्रोल होगा। पूरे देश में कई सारे इंस्टीट्यूट और लैब्स में इस प्रोजेक्ट को लेके काम चल रहा है और वो जल्द ही इसमें सफल भी हो जाएंगे। इसी पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि देश भर में जहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर होते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ये काम रिफ्ट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, जिनके लोग टेक्नोलॉजी के सख्त खिलाफ होते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि भगवान दुनिया को जैसे चला रहे हैं वैसे कोई और नहीं चला सकता। एआई की वजह से सारे रिलीजियस ग्रुप एआई के खिलाफ होते हैं और देश भर में कई सारे एआई सेंटर्स और लैब्स को तबाह कर देते हैं। अब विल जैसे ही अपना शो खत्म करता है तो शो के बाहर ही उसे रिफ्ट का कोई आदमी गोली मार देता है, लेकिन खुशकिस्मती से विल की जान बच जाती है, क्योंकि वो गोली उसे छू के गई थी। विल से मिलने के लिए जोसेफ नाम का एक आदमी एफबीआई एजेंट बुकैनन के साथ यहाँ पे आता है और विल को जानकारी देता है कि देश भर की सारी एआई लैब्स को रिफ्ट ने तबाह कर दिया है, जिससे उनकी सारी रिसर्च तबाह हो चुकी है। तो मात्र विल की ही लैब वो लैब है जिसमें कि एआई की रिसर्च की जा सकती है। विल और इवेलिन उन दोनों को अपना बनाया एआई प्रोग्राम सुपर क्वांटम कंप्यूटर पिन को भी दिखाते हैं। जोसेफ और बुकानन जैसे ही लैब में एंटर करते हैं तो पिन नाम का वो एआई उन्हें पहली बार में उनकी पहचान बता देता है, जिससे कि वो दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि आज तक वो कभी भी यहाँ पे नहीं आए थे। यहाँ पर विल और जोसेफ के बीच कुछ बातें होती हैं, जिसमें जोसेफ विल से डॉक्टर केसी की रिसर्च शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि डॉक्टर केसी ने मरने के जस्ट पहले भेजी थी। अब यहाँ पर एकदम से विल की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। रात को विल की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताता है कि जो गोली विल को लगी थी वो पोलियम नाम के एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनी थी, जिससे कि रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग होती है। इसीलिए विल के पूरे शरीर में जहर फैल गया है और अब विल के पास 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ये जहर ब्लड स्ट्रीम तक पहुँचने के बाद किसी भी तरीके से नहीं निकाला जा सकता। ये सुनने के बाद विल और इवेलिन अब काफी निराश हो जाते हैं और इवेलिन अब विल को घर पर ही रखती है। यहाँ पे विल इवेलिन को डॉक्टर केसी नाम के एक साइंटिस्ट की रिसर्च पता करने के लिए कहता है, जो कि विल की ही तरह एआई और कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे थे, लेकिन रिफ्ट के किए गए धमाकों में उनकी भी मौत हो गई है।
इवेलिन जब डॉक्टर केसी की रिसर्च देखती है तो उसे मालूम पड़ता है कि डॉक्टर केसी भी कॉन्शियसनेस की वर्किंग प्रोसेस को समझ नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने कॉन्शियसनेस को कॉपी करने का तरीका ढूंढ लिया था। रिसर्च पेपर पे वो पाती है कि डॉक्टर केसी ने अपना कॉन्शियसनेस कॉपी करने का तरीका एक बंदर पे भी टेस्ट किया था, यानी कि उस मंकी की कॉन्शियसनेस को वो कंप्यूटर पे अपलोड करने में काफी हद तक कामयाब हुए थे। इस रिसर्च को देख अब इवेलिन के मन में भी विचार आता है कि वो भी विल की कॉन्शियसनेस को सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम पिन पे अपलोड करेगी, जिससे उसका पति विल ह्यूमन की फॉर्म में मर भी जाए तो भी डिजिटल फॉर्म में वो विल के साथ हमेशा बातें कर सकती है। साथ ही साथ विल डिजिटल फॉर्म में अपनी रिसर्च को भी आगे बढ़ा सकता है। इवेलिन जब मैक्स को विल की कॉन्शियसनेस को कॉपी करने का सुझाव मैक्स को देती है तो मैक्स इसके सख्त खिलाफ हो जाता है। इसके पीछे मैक्स का ये रीजन होता है कि ऐसा करके विल डिजिटल फॉर्म में एआई को कंट्रोल करेगा, जिससे विल जो चाहे वो कर सकता है, और ऐसा करके इंसानी जाति भी खतरे में आ सकती है, क्योंकि अगर कोई सी भी एक मेमोरी विल की कॉपी नहीं हुई तो फिर उसकी कॉन्शियसनेस दुनिया के लिए खतरा पैदा कर सकती है। यहाँ पर मैक्स हमेशा से एआई के एडवांसमेंट के खिलाफ ही होता है, लेकिन इवेलिन विल को किसी तरह मना लेती है और अब विल की कॉन्शियसनेस को सुपर क्वांटम कंप्यूटर पे अपलोड करने का काम इवेलिन और मैक्स शुरू कर देते हैं। वो कई सारे इक्विपमेंट से विल के ब्रेन की एक्टिविटी, मेमोरीज, वे ऑफ थिंकिंग, थॉट्स और भी कई सारा कुछ कंप्यूटर पे रोज अपलोड करना शुरू कर देते हैं। विल का मरने का टाइम अब हर बीतते दिन नजदीक आ रहा था और एक दिन आखिरकार रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग से विल की मौत हो जाती है। विल का अंतिम संस्कार करने के बाद इवेलिन और मैक्स फिर से अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने विल की कॉन्शियसनेस को तो सिस्टम पे अपलोड कर दिया है, लेकिन अब तक भी विल का कोई भी मैसेज इन्हें रिसीव नहीं हो रहा है और इन्हें लगता है कि इनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। ये कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन करने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पे मॉनिटर पे एक मैसेज आता है। इवेलिन ये देख काफी खुश हो जाती है, लेकिन मैक्स अब सदमे में होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो विल का नहीं बल्कि एआई का मैसेज है और एआई उनके माइंड और बाकी सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है। विल इवेलिन से स्पीकर के सहारे बात करता है और इवेलिन के साथ बिताए पलों को भी याद करता है। विल यहाँ पे कहता है कि उसे और भी ज्यादा एक्सपेंड होने की जरूरत है, तो इवेलिन एक नया प्रोसेसर इस सिस्टम पे लगाए। साथ ही वो इंटरनेट से भी कनेक्ट होना चाहता है ताकि वो वर्ल्ड के एजुकेशनल डाटा और फाइनेंशियल डाटा को भी एक्सेस कर पाए। बेसिकली यहाँ पे विल की डिजिटल फॉर्म यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना चाहती है, लेकिन मैक्स अभी भी इवेलिन को समझाता है कि वो विल नहीं है बल्कि वो एआई प्रोग्राम पिन है। मैक्स और इवेलिन के बीच बहस हो जाती है और इवेलिन गुस्से में मैक्स को यहाँ से जाने के लिए कह देती है। मैक्स यहाँ से निकल जाता है और एक बार में ड्रिंक करने लगता है। इसी पल ब्री नाम की एक लड़की उसके पास आती है जो कि मैक्स से एआई और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है। ब्री नाम की ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है बल्कि यही रिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एंटी टेक मेंबर्स की लीडर होती है। यहाँ पर मैक्स ब्री की बातों का जवाब नहीं देता और बाहर आ जाता है, लेकिन पार्किंग लॉट में ब्री के कुछ आदमी मैक्स को किडनैप कर लेते हैं और अपने सेंटर लेके आ जाते हैं। वो ब्री से इवेलिन के प्रोजेक्ट के बारे में पूछताछ करते हैं और डॉक्टर केसी के रिसर्च के बारे में भी वो मैक्स से पूछताछ करते हैं। मैक्स के फोन से ब्री के हैकर्स इवेलिन की लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं, जो कि अभी सैन पाब्लो होती है। ब्री अपनी गैंग के साथ तुरंत इवेलिन की लोकेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन इवेलिन उनके आने से पहले ही विल को इंटरनेट से कनेक्ट कर देती है और सही सलामत यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही विल इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो वो पूरी दुनिया के इंटरनेट कनेक्शन, डाटा और हर उस चीज को एक्सेस कर सकता है जो कि कभी इंटरनेट पे अपलोड की गई हो। एक तरह से आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि विल की डिजिटल फॉर्म दुनिया के किसी भी डाटा को रीअरेंज या मैनिपुलेट कर सकता है। इसी की बदौलत वो होटल में इवेलिन के लिए कमरा बुक कर देता है, वो भी बिना किसी पैसों के। अगली सुबह विल बताता है कि उसे किसी सुरक्षित जगह पे जाना होगा। यहाँ पर विल देश भर के सारे सर्विलेंस कैमरा को भी एक्सेस कर लेता है, जिससे वो सारे आतंकवादियों की इन्फॉर्मेशन लोकेशन के साथ जोसेफ और एजेंट बुकानन को भेज देता है और वो भी उनके सारे सिस्टम को हैक करके। यहाँ पर एफबीआई एजेंट ये देख हैरान हो जाता है कि कोई अननोन चीज उनकी मदद कर रही है। इसके बाद देश भर में कई आतंकियों को हिरासत में ले लिया जाता है, लेकिन रिफ्ट के कुछ आतंकी फिर भी बच जाते हैं। उधर विल अब इवेलिन को शहर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि इवेलिन अब इस शहर में सुरक्षित नहीं है। जिसके बाद इवेलिन एक बहुत पिछड़े इलाके में विल के सुझाव के तहत रहना शुरू कर देती है और यहीं पर विल आगे का अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है। अब इसके बाद कहानी में 2 साल बीत जाते हैं और विल ने इन बीते 2 सालों में नैनो टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल कर ली है। वो दुनिया के किसी भी इंसान को अब ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि वो कैंसर हो चाहे कोई भी बीमारी हो, वो हर बीमारी को ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास अब नैनो रोबोट्स की फौज है जो कि शरीर के खराब पार्ट्स को ठीक कर सकते हैं और डेड सेल्स को रिजेनरेट कर सकते हैं। इसका एक नमूना हमें तब दिखाया जाता है जब उसके लैब में एक जख्मी पड़े आदमी को लाया जाता है, तो विल मैकेनिकल हैंड्स और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उसे पल भर में ही पहले जैसा बना देता है, जिसमें नैनो रोबोट्स का भी रोल होता है क्योंकि यही डेड सेल्स को रिपेयर करते हैं। और एक तरह से विल पूरी दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, यानी कि अब वो किसी भी भगवान से कम नहीं है। विल इंसानों के माइंड को पढ़ सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है
यहीं से इवेलियन को भी अब डाउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विल अब कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है। और इवेलियन को तो ये भी भरोसा नहीं हो रहा होता कि वो विल है, बल्कि उसे शक होता है कि ये जो भी कुछ कर रहा है वो विल नहीं बल्कि एआई पिन कर रहा है। वहीं इधर अब मैक्स रिफ्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मैक्स को भी एआई से काफी डर होता है। अब चूंकि पिन के सोर्स कोड के बारे में मैक्स को ही पता है, तो मैक्स एकमात्र वो आदमी है जो कि विल को रोक सकता है। तो वो विल को खत्म करने के लिए वायरस बना सकता है। विल अब पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ तक कि जिस आदमी को उसने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से बिल्कुल ठीक कर दिया था, वो उसी आदमी के दिमाग को कंट्रोल कर इवेलियन से बात भी करता है, क्योंकि नैनो रोबोट्स के जरिए ही विल ने उस आदमी को ठीक किया था। और ये नैनो रोबोट्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यहाँ पे विल इन्हीं नैनो रोबोट से अभी तक कनेक्टेड होता है, तो इन्हीं के जरिए वो ठीक किए गए इंसानों से कनेक्ट हो सकता है। डिजिटल विल जब एक वर्कर की फॉर्म में इवेलियन से बात करता है, तो वो इवेलियन की हार्मोन्स की कंडीशन उसे दिखाता है, जिसको देख इवेलियन को भी पहली बार धक्का लगता है और उसे महसूस होता है कि वो गलत चीज कर रही है। वहीं इधर सारी दुनिया में एक वीडियो वायरल हो जाती है, जिसमें एआई की इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी को दिखाया गया था कि किस तरह डिजिटल विल कोई भी बीमारी या जख्म को पल भर में ही ठीक कर देता है। रिफ्ट के हाथ भी ये वीडियो लग जाती है, जिससे मैक्स किसी भी तरह डिजिटल विल को खत्म करना चाहता है। विल की वीडियो जब वायरल होती है तो बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने यहाँ पे आने लगते हैं, और पल भर में विल उन्हें नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक भी कर देता है। विल की वजह से किसी अंधे को पहली बार दुनिया दिखाई पड़ती है, तो कोई लंगड़ा अपने पैरों पे चलने के काबिल हो जाता है, कोई बहरा पहली बार आवाजें सुनता है, तो कोई गूंगा बोलने के काबिल हो जाता है। विल सबको एक तरफ से ठीक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर जिसका भी इलाज डिजिटल विल कर रहा है, वो इंसान हमेशा के लिए विल से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि विल डेड सेल्स और खराब टिश्यूज को माइक्रो रोबोट्स या कहे कि माइक्रोचिप से फिल करता है। इधर अब एफबीआई एजेंट और जोसेफ भी इवेलियन की रिसर्च को देखने आते हैं। देखने क्या आते हैं, बल्कि इन्हें भी विल को अब किसी भी हाल में तबाह करना होता है। विल की डिजिटल फॉर्म को देख जोसेफ पूरी तरह हैरान हो जाता है और वो विल की लैब का निरीक्षण करता है। जाते वक्त वो इवेलियन के हाथ में एक चिट्ठी पकड़ाता है, जिसमें लिखा होता है रन फ्रॉम दिस प्लेस। रिफ्ट और एफबीआई साथ मिलकर प्लान करते हैं कि वो बिल्कुल सामने से विल की लैब पर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि विल कई ज्यादा ताकतवर है, तो इसके लिए वो सुरंग बनाने का काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात आपको बता दूं कि विल जिनका भी इलाज किया है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ में भी बहुत बदलाव आ जाता है और वो एक आम इंसान की तुलना में कई भारी चीजें उठा सकते हैं, यानी कि सुपर ह्यूमन की क्वालिटीज उनके अंदर आ जाती है। इवेलियन को भी अब विल पे शक हो जाता है, क्योंकि विल अब इंसानों को कंट्रोल करने लगा है। अब इसके बाद रिफ्ट और एफबीआई एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं और सुरंग का काम इनका पूरा भी हो जाता है। मैक्स यहाँ पे वायरस बना तो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसे विल ने ठीक किया हो, ताकि वो माइक्रो रोबोट से विल के सोर्स कोड को पकड़ पाए। इवेलियन जब बाहर सोलर पैनल्स एरिया में होती है, तो तभी रिफ्ट और एफबीआई के लोग यहाँ पे हमला कर देते हैं। तो वहीं विल सारे लेबर्स को यहाँ पे इवेलियन को सेव करने में लगा देता है, या कहे कि वो सारे लेबर्स के माइंड को कंट्रोल कर इवेलियन को घेर लेता है, ताकि इवेलियन को कोई नुकसान ना पहुंचे। कोई भी रास्ता न दिखने पर मैक्स इवेलियन के बगल में खड़े एक शख्स के हाथ पे शूट कर देता है, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से उस शख्स का घाव अपने आप ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे मैक्स, रिफ्ट और एफबीआई के लोगों को तुरंत पता लग जाता है कि वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि विल अब सभी लेबर से कनेक्टेड है और नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उसने सारे लेबर्स को एडवांस बना दिया है। ये देखने के बाद ये सारे उल्टे पैर भागने लगते हैं, जिस बीच विल से कनेक्टेड लेबर इनका पीछा करते हैं और हम देखते हैं कि ये लेबर्स तो गाड़ी से भी तेज भाग रहे हैं, जिससे ये रिफ्ट और एफबीआई के कई लोगों को मार देते हैं। मैक्स सुरंग के रास्ते वापस भागता है और उसका पीछा विल से कनेक्टेड एक लेबर करता है। आगे जाकर चतुराई से मैक्स और एफबीआई के लोग उस विल से कनेक्टेड आदमी को कॉपर फेंस से जकड़ लेते हैं, जिससे विल का कनेक्शन उस आदमी से टूट जाता है और वो उसे ठीक नहीं कर पाता। मैक्स उस आदमी के माइक्रो रोबोट से विल के सोर्स कोड का पता लगाता है और डिजिटल विल के लिए वायरस बना देता है। किसी तरह ये इवेलियन को भी किडनैप करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि विल इसी बीच नैनो पार्टिकल से पूरी धरती के एयर पोल्यूशन को ठीक करने लगता है। नैनो पार्टिकल की मदद से वो बारिश भी करता है और अब पूरी दुनिया में धीरे धीरे बीमारियों का नामो निशान मिट जाएगा। मैक्स इसी के बारे में इवेलियन से बात करता है कि पेन के फॉर्म में विल जिस तरह से धरती की पॉल्यूशन को ठीक कर रहा है, वो बिल्कुल भी अननेचुरल है और इतिहास गवाह रहा है कि अननेचुरल चीजें इंसानों के लिए बाद में खतरा पैदा करती है, तो उन्हें किसी भी तरह विल को ऐसा करने से रोकना होगा। यहाँ पर इवेलियन भी मैक्स की बात को समझ इनका पक्ष लेती है और कहती है कि वो मैक्स के बनाए वायरस को इवेलियन की बॉडी में इंजेक्ट कर दे, ताकि जब वो विल को खुद की कॉन्शियसनेस को भी सिस्टम में अपलोड करने के लिए कहेगी, तो वो वायरस भी विल के सिस्टम में अपलोड हो जाएगा, जिससे इवेलियन के साथ विल का भी अंत हो जाएगा। अब ये लोग इस वायरस को इवेलियन की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और इवेलियन अब सोलर पैनल्स के एरिया में विल से कनेक्टेड लेबर से बात करने जाती है कि तभी उसे वहाँ पर विल दिख जाता है, जिसने की नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर खुद को भी रीजनरेट कर दिया है। विल की इंसानी फॉर्म को देख इवेलियन को खुशी और सदमा भी पहुंचता है। वो विल को गले से लगाती है और विल को कहती है कि वो भी अपनी कॉन्शियसनेस को सिस्टम में अपलोड करना चाहती है।
इधर एफबीआई और रिफ्ट दूर से विल को देख रहे होते हैं और ये भी पूरी तरह शॉक में होते हैं क्योंकि विल ने खुद को भी रीजनरेट कर दिया होता है। इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये विल ने किया तो किया कैसे। इवेलिन विल से अपनी कॉन्शियसनेस को अपलोड करवाना चाहती है, लेकिन विल एक स्टैचू की तरह खड़ा का खड़ा रह जाता है और वो इसलिए क्योंकि वो इवेलिन की भावनाओं को समझ जाता है कि इवेलिन उसे खत्म करना चाहती है, इसीलिए वो विल को कॉन्शियसनेस अपलोड करवाने के लिए कह रही है। इधर रिफ्ट और एफबीआई अपने प्लान को फेल होता देख हड़बड़ा जाते हैं क्योंकि ये सोच रहे थे कि विल इवेलिन को लैब में लेकर जाएगा और इवेलिन की कॉन्शियसनेस को अपलोड करेगा, लेकिन विल तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, जिससे रिफ्ट की टीम यहाँ पे धमाके करना शुरू कर देती है। ब्री और मैक्स भी अब लैब तक जाना चाहते हैं ताकि सारे सिस्टम और लैब को ही वो डिस्ट्रॉय कर दे। वहीं धमाके में भी इवेलिन बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। विल इवेलिन को अंदर लैब में लेके जाता है और वो इवेलिन को बताता है कि वो तो हमेशा उसके सपने के लिए मेहनत कर रहा था। वहीं बाहर ब्री और मैक्स की गाड़ी भी उलट जाती है और ब्री मैक्स को गन पॉइंट पे ले लेती है और वो विल को धमकी देती है कि वो वायरस को खुद में इंजेक्ट कर ले, वरना वो उसके बेस्ट फ्रेंड मैक्स को मार देगी। बेचारा विल का एक तरफ अपना प्यार इवेलिन यहाँ पे मरने की हालत में होता है, तो दूसरी तरफ उसके बेस्ट फ्रेंड मैक्स की जान भी खतरे में है। तो यहाँ पे विल इवेलिन को बताता है कि जितनी पावर उसके पास बची हुई है उससे या तो वो इवेलिन को ठीक कर सकता है या फिर वो मैक्स को बचा सकता है। विल इवेलिन को सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से वो इवेलिन के पृथ्वी से पॉल्यूशन हटाने और पृथ्वी को हरा भरा बनाने के सपने के लिए मेहनत कर रहा था। इवेलिन को भी अब पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि वो हमेशा से उसका पति विल था, ना कि उसका सुपर क्वांटम कंप्यूटर पिन। इवेलिन की आंखों में अब आंसू होते हैं। उसे अब सब पता लगता है कि नैनो टेक्नोलॉजी पृथ्वी के लिए एक वरदान था, जिससे कि इंसानी जाति काफी एडवांस हो जाती, लेकिन वो ये सब नहीं समझ पाई थी। तो अब उसे काफी पछतावा होता है। विल यहाँ पे मरते मरते उसे कहता है कि वो अपने गार्डन को याद करे जहाँ पर उन्होंने प्यार के पल बिताए थे। यहाँ पे इवेलिन मैक्स को बताती है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो उन दोनों की वजह से हो रहा है और उन दोनों की वजह से भी मैक्स की जान खतरे में आ चुकी है। तो इवेलिन कहती है कि वो उस वायरस को अपने सिस्टम में अपलोड कर दे, यानी कि इवेलिन की कॉन्शियसनेस को। अब इसके बाद विल अपने प्यार के लिए ऐसा ही करता है और वो उस वायरस को सिस्टम में अपलोड कर देता है, जिससे ब्री मैक्स को यहाँ पे छोड़ देती है। मैक्स जब अंदर आता है तो वो विल और इवेलिन को बेड पे मरा हुआ देखता है। वायरस अपलोड होते ही पूरी दुनिया का इंटरनेट कनेक्शन ठप पड़ जाता है और ये इसलिए क्योंकि विल पूरी दुनिया के इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड था और इस तरह यहाँ पे इवेलिन और विल का अंत हो जाता है और इंसानी जाति एडवांस बनने से चूक जाती है। यहाँ पर एक चीज तो पक्का है कि विल जैसे साइंटिस्ट को देखकर आपको निकोलस टेस्ला की भी याद आएगी, क्योंकि निकोलस टेस्ला भी ऐसे ही खतरनाक साइंटिस्ट इंसानी जाति में पैदा हुए थे। अब इसके बाद आता है मूवी का वो सीन जो कि हमें पूरी तरह सोच में डाल देता है। मूवी के आखिरी सीन में जब मैक्स विल और इवेलिन के गार्डन में जाता है तो वो वहाँ पर सनफ्लावर्स को देखता है और बड़ी गौर से वो सनफ्लावर को नोटिस करता है। तो वो पाता है कि सनफ्लावर से पानी की बूंद जब नीचे पड़ती है तो वो गंदे पानी को साफ कर देती है। ये देख मैक्स का पूरी तरीके से दिमाग घूम जाता है और उसे समझ आ जाता है कि विल के नैनो पार्टिकल्स अभी भी यहाँ पे मौजूद है जो कि ऐसा कर पा रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन है, यही इस मूवी की गुत्थी है। तो आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं। तो जब विल ने नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से बारिश की होगी तो विल के नैनो पार्टिकल्स इस गार्डन में गिरे होंगे और जब विल ने उस वायरस को इंजेक्ट किया तो उसके सारे नैनो पार्टिकल्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन गार्डन में कॉपर फेंस की वजह से यहाँ पर विल के नैनो पार्टिकल्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए। यही रीजन है कि विल के नैनो पार्टिकल्स अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो।